हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बीकॉम सेकेंड ईयर में हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं इस समय, और उसमें हमने आपको फंड फ्लो और कैश फ्लो की शुरुआत किया था, जिसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में मैंने पूरा ज्ञान आपको दे दिया था। अब आज उसी टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट कि क्या इसका कंसेप्ट होता है। पहले हम लोग इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ कैश फ्लो। अगर कैश फ्लो को दो भागों में बांट दिया जाए तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स कैश प्लस फ्लो। सर कैश मीन्स क्या है? कैश मीन्स होता है कि कैश ट्रांजैक्शन। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में किसी कंपनी को जो कैश ट्रांजैक्शन का मतलब ये हो गया कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट। कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट हुआ होता है, उसका शब्द हम लोग कैश समझते हैं। एंड कैश इक्विवेलेंट, अभी वो भी शब्द आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये तो कैश की बात है, अभी कैश इक्विवेलेंट की बात हम लोग करेंगे। तो कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है? इसका मतलब जो कैश के बराबर हो। ये तो आपने जो पैसा बैंक में जमा किया ठीक है, अच्छी बात है। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, ये कैश इक्विवेलेंट माना गया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विच इज हाईली लिक्विड, जो हाई लिक्विड के होते हैं, लिक्विडिटी जिनकी तरलता ज्यादा होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माने जाते हैं। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमको ये जान लेना है कि कैश क्या है। किसी कंपनी में एक फाइनेंशियल ईयर में होने वाली कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट को कैश से जोड़ा जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक शब्द मिलेगा, तो कैश इक्विवेलेंट का जो रिलेशन है यहां से कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो ज्यादा लिक्विडिटी जनरेट करते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये बात। एंड फ्लो का मतलब क्या है? फ्लो का मतलब पानी नहीं, पानी की तरह पैसा बहाना नहीं। फ्लो का मतलब यहाँ पैसा कहां से आता है, व्हाट आर द इनफ्लोज, इट मींस व्हाट आर द सोर्सेज। नगद पैसा आता कहां से? कैश रिसीप्ट। कैश आउटफ्लोज, पैसा कहां पर खर्च होता है, आउटफ्लोज, यानी व्हाट आर द यूजेज। इनफ्लोज और आउटफ्लोज दोनों बातों को आपको समझ लेना है कि पैसा कहां से आता है, पैसा कहां पर जाता है। ये कंसेप्ट है कैश फ्लो का। और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? द स्टेटमेंट विच इज मेड बाय कंपनी फॉर द कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज इज कॉल्ड एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। किसी कंपनी में कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट को दिखाने के लिए जो स्टेटमेंट बनता है, ताकि फाइनेंशियल रिपोर्ट में हम लोग एक चीज शो कर सकें कि व्हाट इज द कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट। एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है जिसमें हमको कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज शो करना होता है, उसी को शो करने के लिए स्टेटमेंट बनता है। इसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखें, ये बात जो कंसेप्ट हमने आपको बता दिया। अब इस पर हम लोग वर्क करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, कंसेप्ट। It is part of financial report. Part of financial report which explain about the
इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी मैंने कैश इक्विवेलेंट के बारे में बात किया था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन वन फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के इनकमिंग और आउटगोइंग के बारे में बताता है। कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज ऑफ वन फाइनेंशियल ईयर, ये पहला पॉइंट है। इट मींस the statement which is made by company to show the cash receipt and cash receipt and cash payment. Cash receipt and cash payment is called as cash flow statement. इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। ये बात आपको जरूर ध्यान रखना। इट डज नॉट इंक्लूड नॉन कैश आइटम्स। इट डज नॉट इंक्लूड नॉन कैश आइटम्स को इंक्लूड नहीं करता है किसी कीमत पर। इसमें केवल कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट आते हैं। ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब ये हम लोग जानेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बारे में पढ़ते हैं। ES3 क्या कहता है कि कुछ कंपनियों के लिए मैंडेटरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाना। कुछ कंपनियों के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। इसको आप लिखेंगे थोड़ा सा आगे, मैं ये सब मिटा दे रहा हूं, अगले पॉइंट की बात हम लोग करेंगे। प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ये 3 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलना चाहता है कि ये किस कंपनियों के लिए मैंडेटरी हो गया है। अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इट इज मैंडेटरी, फॉर फॉलोइंग कंपनीज। कौन कौन सी कंपनियों की बात है इसमें ध्यान रखना है। अगर आप लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड, ये लिस्टेड कंपनियां कौन होती हैं आप जानिए। जिन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी में होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में होता है, और साथ ही साथ न्यू कंपनी लॉ एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होते हैं और रजिस्टर्ड कंपनी मानी जाती है, लिस्टेड कंपनियां मानी जाती हैं। इनका एनुअल टर्नओवर मोर देन, इनका एनुअल टर्नओवर जो भी है इसको आपको ध्यान में रखना है। मोर देन क्या मतलब 500 करोड़, 500 करोड़ रुपए हो एनुअल टर्नओवर, या इसी को नेटवर्थ भी बोलते हैं, शुद्ध संपत्ति। इन कंपनियों की नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए है। और अदर कंपनियां जो लिस्टेड ना हो या नॉन लिस्टेड है
अदर जो कंपनियां हैं इनके लिए क्या मैंडेटरी चीज हुई है, ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है, इनको आपको जरूर ध्यान में रखना है। अदर जो कंपनियां हैं या नॉन लिस्टेड कंपनी हैं इनके लिए 250 करोड़ की बात, 250 करोड़। अगर इनका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से या नेटवर्थ, तो भी इनको बनाना पड़ेगा। लिस्टेड के लिए 500 करोड़ एनुअल टर्नओवर या नेटवर्थ होने पर, शुद्ध संपत्ति होने पर 500 करोड़ या उससे ज़्यादा होने पर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये 250 करोड़ या उससे ज़्यादा होने पर आपको नॉन लिस्टेड कंपनियां या कोई और कंपनी है जिनका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ या नेटवर्थ 250 करोड़ हो या उससे ज़्यादा हो, तो ये मामला आता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का कानून क्या है, ये लिस्टेड कंपनियों के केस में जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो उनके लिए मैंडेटरी है। अदर कंपनियों के केस में जिनका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा हो या 250, ये बात तो उनके लिए मैंडेटरी है। ये बात आपको हमने बता दिया। अब हम लोग ये जानेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों बनाते हैं। हमको आपको ये देखना है किसी कंपनी में कि पैसा कहाँ से आता है। Where did cash come from during the period, ये किसी फाइनेंशियल ईयर में पैसा कहाँ से आता है। कैश कम, पैसा खर्च कहाँ होता है। What was the cash used, कैश कहाँ यूज होता है फॉर द ड्यूरिंग द पीरियड, उस फाइनेंशियल ईयर में पैसा खर्च कहाँ से होता है। और व्हाट आर द चेंज इन कैपिटल, चेंज इन बैलेंस ऑफ कैश, ये कुछ मोटो होते हैं जिनको आपको जानना जरूरी है और बहुत ही मैंडेटरी चीज है, हम लोग उसको जान लें। इसको कैश ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, कैश फ्लो ऑब्जेक्टिव। क्यों हम इसको बनाते हैं, या ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले इस बात को चेक करना कि कैश कहाँ से आता है। ये बात बहुत जरूरी चीज है जिसको आपको जानना पड़ेगा। वेयर डिड कैश कम, कैश कहाँ से कम होता है। फ्रॉम द ड्यूरिंग पीरियड, फ्रॉम ड्यूरिंग द पीरियड, उस फाइनेंशियल ईयर में पैसे के आने के साधन क्या हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ड्यूरिंग द पीरियड मतलब उस फाइनेंशियल ईयर में। दूसरा, व्हाट वाज द कैश यूज्ड फॉर ड्यूरिंग द पीरियड, क्या इसका यूज है। व्हाट वाज द, क्या यूज हुआ। व्हाट वाज द कैश यूज्ड, कैश यूज्ड ड्यूरिंग द पीरियड, उस फाइनेंशियल ईयर में कैश कितना यूज हुआ। फिर तीसरी बात, क्या बैलेंस है। व्हाट वाज द चेंज इन कैश बैलेंस, ये बात भी जानना। व्हाट वाज द चेंज इन कैश बैलेंस, एंड कैश इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं हम लोग, ये बात आपको ध्यान रखना है। कैश बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड, उस फाइनेंशियल ईयर में कैश बढ़ गया कि कम हो गया। कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज, ये आपको एक तरीके से क्या बताया कि कैश इनफ्लोज क्या है, एक तरीके से क्या बता रहा है कि कैश आउटफ्लोज क्या है, पैसा कहां से जा रहा है। और इनफ्लोज और आउटफ्लोज, जैसे आपने कमाया 8 लाख रुपए, खर्च हो गए 4 लाख, तो कैश बैलेंस क्या बचा, बैलेंस आपके हिसाब में 4 लाख रुपए बच गए। ये तीसरे ऑब्जेक्टिव की बात है कि पैसा कहां से आता है, पैसा कहां पर जाता है। इसके बाद कैश कितना बैलेंस बचा है, ये बात बता देना। इसके 3 मोटो होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जो मैंने आपको बता दिया सिंपल तरीके से बेटे। तो आज की क्लास में अभी मैं क्या बताया, अभी एक बार फटाफट रिवाइज कराता हूँ।
सबसे पहले मैंने आपको बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम लोग बनाते हैं बच्चों, तो एक बात जरूर ध्यान में रखिए, ये साल भर के कैश रिसीट और कैश पेमेंट को बताने वाला स्टेटमेंट होता है बच्चों। इसमें हम लोग नॉन कैश ट्रांजैक्शन को कभी इंक्लूड नहीं करते। किसी फाइनेंशियल ईयर में जब कंपनी ने जो नगद पैसा कमाया और नगद पैसा खर्च किया हो, उसके लिए जो स्टेटमेंट बनता है उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ 1 अप्रैल 2017 को। 1 अप्रैल 2017 को जब अमेंडमेंट हुआ तो इन्होंने बताया लिस्टेड कंपनियां जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है उसके लिए भी मैंडेटरी है, और नॉन लिस्टेड या अदर कंपनियां जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ या उसके ऊपर है उसके लिए भी जरूरी है। फिर एक कहां से क्या होता है कैश फ्लो का साइकिल, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोगों को बेसिक कंसेप्ट जान लेना है इसमें कि कैश फ्लो हम लोग कैसे, कैश का आउटफ्लोज इनफ्लोज या प्रोसेस क्या होता है इसको जानना। प्रोसेस ऑफ कैश फ्लोज, इसके बेटे 3 प्रोसेस होते हैं अकाउंट्स में। एक तो हम लोग चेक करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना पैसा इनफ्लोज आउटफ्लोज हुआ है, कैश फ्लोज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा कैश फ्लोज फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से पैसा कितना आया गया ये। और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम द फाइनेंशियल या फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज से कैश फ्लोज इनफ्लोज क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा कितना आया गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से पैसा कितना आया गया, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज से कितना पैसा आया गया, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अब सवाल उठता है कि सबसे पहले ये बात हम लोग जान लें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज कैसे होता है, ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ वन फाइनेंशियल ईयर। एक साल के व्यवसायिक लेन देन जो भी होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं उससे जुड़ा होता है। यानी हम लोगों को जानना क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पहले जान लेंगे, तब हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग तब फाइनेंशियल एक्टिविटीज पढ़ेंगे। 3 टाइप की एक्टिविटीज आपको मार्केट में मिलेंगी जब भी हम लोग कैश फ्लो या फंड फ्लो, तो जो बात है दूसरी बात है, लेकिन कैश फ्लो में 3 एक्टिविटीज कंप्लीट होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो एक एक्टिविटीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं पहले। कैश फ्लोज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, जो बिजनेस में किसी साल भर में जो एक फाइनेंशियल ईयर में जो रेवेन्यू एक्सपेंस है और रेवेन्यू इनकम, किसी कंपनी में एक साल की जो रेवेन्यू इनकम है या रेवेन्यू एक्सपेंस है, इनको शो करना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है। इनसे जो पैसा आया गया, इससे जो फंड जनरेट होता है, इससे जो कैश जनरेट होता है, इस कैश को हम लोग बोलते हैं कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये बात किसी धंधे में ये बात आती है। जैसे आप जानते हैं किसी व्यापार में रेवेन्यू इनकम क्या है, सेल हो या तो सर्विस क्या है, रेंट रिसीट, कमीशन रिसीट, बोनस रिसीट, इंटरेस्ट रिसीट, डिविडेंड रिसीट, ये सर्विस इनकम। रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ लेबर कास्ट, जितने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनकी रिकवरी करना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का पेमेंट करना, कई चीजें।
तो जो भी ये चीजें हैं इनको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं। तो एक लाइन में इसको हम लोग लिखेंगे भी, कैश जनरेटेड, जो कैश जनरेट हो रहा है, कैश जनरेटेड फ्रॉम द रेवेन्यू इनकम एंड revenue expense, revenue expense of one financial year, एक फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंस की वजह से जो कैश जनरेट होता है उसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आया हुआ कैश बोलते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, ये रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू इनकम आपने पढ़ा भी होगा, नहीं जानते तो आप जानते हैं। किसी भी कंपनी का मेन रेवेन्यू इनकम क्या होता है, सेल होता है, इनकम फ्रॉम सेल, किसी चीज को आपने बनाया और बेच दिया। दूसरा सर्विस इनकम, सेवा दिया आपने और उसके बदले आपको इनकम मिली, सेल एंड सर्विस, दो ही इनकम होती है। सर्विस इनकम में जैसे आपने मकान किराए पर दिया तो आपको रेंट रिसीव दोगे, और रेंट रिसीव दोगे तो ये भी एक ऑपरेटिंग इनकम है। आपने किसी को कमीशन पर काम की बात शुरू किया कि हम आपका ये बेचवाएंगे, आपके प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेंगे, कमीशन रिसीव हो गया, ये आपकी सर्विस इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव, आपने ब्याज बैंक में पैसा जमा किया, ब्याज, आपने किसी कंपनी में शेयर लगाया था, शेयर में पैसा लगाया, डिविडेंड रिसीव, ये सब सर्विस इनकम माने जाते हैं। रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, ये सब बोनस, ये सब इंटरेस्ट रिसीव, ये सब एग्जांपल ऑफ सर्विस इनकम। तो रेवेन्यू इनकम हो गया। ये रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आपने मटेरियल खरीदा होगा तो आपने सप्लायर को पैसा दिया होगा फ्री में, तो आपको कोई देगा नहीं। पेमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट, आपने लेबर कॉस्ट का पेमेंट किया होगा। पेमेंट ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, कई पेमेंट हैं इनको आप करते हैं। इनसे क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस जनरेट होता है, और इनकी वजह से कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज से हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना पैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट होता है। तो आज की डेट में मैंने कंसेप्ट ऑफ कैश फ्लो पढ़ा दिया बेटे आपको। दूसरी चीज मैंने बताया कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का प्रोविजन क्या है। तीसरी चीज मैंने ऑब्जेक्टिव भी बता दिया। चौथी चीज मैंने आपको बताया कि 3 एक्टिविटीज में कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज हम लोग कर सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में हमने बता दिया। अब कल आपको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बताएंगे। इतनी तैयारी आप कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।